गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके साथ और आपसे बात करेंगे आज हम लोग राजनीतिक विकास पर। और जैसा आपको पता है कि राजनीतिक विकास पर कुछ चर्चा हम कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में और आज ये दूसरा वीडियो है। तो अब तक जो चर्चा की उसको संक्षेप में हम रिकैप करते हैं। मैंने आपसे बात की कि राजनीतिक विकास का जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की देन है। ये तो आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण जो 20वीं शताब्दी में जिसका आविर्भाव हुआ, उसने राजनीति विज्ञान को एक प्रेक्षणीय विज्ञान बनाने की दिशा में कार्य किया। प्रेक्षणीय माने जिसको देखा और समझा जा सकता है, देख करके समझा जा सकता है, ऐसा विज्ञान बनाने की कोशिश की और इस दिशा में बहुत सारे सिद्धांतों का निर्माण किया गया। व्यवस्था सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। डेविड ईस्टन और आमंड के जो मॉडल्स थे उसमें इनपुट आउटपुट मॉडल्स जो थे उनको हम पढ़ चुके हैं। तो फिर आप सोच प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण क्यों आया। देखिए, सीधा सा कारण ये है कि जो व्यवस्था सिद्धांत था उसने राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में इस दृष्टिकोण ने बहुत सहायता प्रदान की, लेकिन इस दृष्टिकोण की एक कमी थी और वो कमी ये थी कि ये परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाता था। ये स्थायित्व की व्याख्या, अनुरक्षण की बात करता था, सामाजिक अनुरक्षण की बात अधिक करता था। तो इस वजह से जो विकासशील देश थे, जहां पर तेजी से परिवर्तन हो रहे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जो आजाद हुए थे और जहां पर राजनीतिक परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे थे, उन परिवर्तनों की व्याख्या करने में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत सफल नहीं हो पाया। इसलिए 60 के दशक में एक नया दृष्टिकोण का आविर्भाव होता है और उसके प्रमुख प्रतिपादकों में लूशियन डब्ल्यू पाई, उनकी किताब थी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसी तरह से आमंड थे, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये उनकी किताब थी। इसके अलावा भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 6 वॉल्यूम्स राजनीतिक विकास के ऊपर प्रकाशित हुए थे। तो इन सब पुस्तकों में जो है एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया राजनीतिक विकास का। तो इस प्रारंभिक बातचीत के बाद हमने लूशियन डब्ल्यू पाई के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है इसको समझने की कोशिश की। और लूशियन डब्ल्यू पाई ने राजनीतिक विकास क्या है इसको समझाने से पहले ये समझाया कि राजनीतिक विकास क्या नहीं है। और उन्होंने अपने समय में प्रचलित 10 धारणाओं का खंडन किया जो राजनीतिक विकास को लेकर के प्रचलित रही थी। ये जो 10 धारणाएं वो ये हैं जिनका खंडन किया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक विकास को समझाने की कोशिश की, उनका क्या दृष्टिकोण है राजनीतिक विकास को लेकर के, और उन्होंने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के संदर्भ में राजनीतिक विकास की व्याख्या करने की कोशिश की। और उन्होंने बताया कि जनता के स्तर पर अगर समानता का लक्षण दिखाई दे तो ये राजनीतिक विकास है। व्यवस्था के कार्य प्रणाली के स्तर पर अगर क्षमता नजर आए तो वो राजनीतिक विकास है। और संरचनाओं, जो व्यवस्था की संरचनाएं हैं उनमें अगर विभिन्नीकरण, विशेषीकरण नजर आए तो मान लीजिए कि राजनीतिक विकास है। तो ये 3 स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों के रूप में उन्होंने राजनीतिक विकास को समझाया। यहां तक हम देख चुके हैं ये बात। इसके बाद की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे लियोनार्ड बाइंडर की। क्या कहते हैं लियोनार्ड बाइंडर राजनीतिक विकास के बारे में, उसको समझेंगे। लियोनार्ड बाइंडर जो है वो 5 प्रकार के परिवर्तनों को राजनीतिक विकास के अंतर्गत शामिल करते हैं। पहला परिवर्तन क्या है? पहचान जो है, लोगों की पहचान अगर धार्मिक से प्रजातीय तथा संकीर्ण से सामाजिक की ओर परिवर्तन होता है तो वो राजनीतिक विकास का लक्षण है। देखिए, लोग अगर अपने आप को धर्म के बजाय अपनी प्रजाति से, एथनिक
ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई करने लगे और इसी तरह संकीर्ण जैसे जाति की बजाय समाज से जोड़ने लगे लोग अपने आप को। जैसे यूं समझे हम इसको कि लोग अगर अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बजाय, या कहें कि हिंदू में भी अगर हम बात करें तो अपनी जातियों के ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या जो भी जाति जिसकी है उसके आधार पर न पहचान करके एक भारतीय के रूप में पहचानने लगे। मैं एक अपना अनुभव बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आता है, मैंने उससे पूछा, संयोग से वो मेरे ही गांव का था, न वो मुझे जानता था न मैं उसे जानता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू किन के है गांव में? तो उसने जवाब दिया, साहब मैं ब्राह्मणों के हूँ। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि वो किन, उसके पिताजी कौन है, मतलब ये जानना चाह रहा था। लेकिन उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। या कोई और होता तो वो कहता साहब मैं जाट हूँ। तो ये हमारी सोच यहीं तक सीमित है। इसका मतलब ये राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है। वो अपना नाम बताता, अपने पिताजी का नाम बताता, साहब मैं फला का लड़का हूँ। उसमें भले उनकी जाति का नाम आता है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है साहब मैं सुरेश चंद जाट हूँ, या मेरे पिताजी का नाम जो है प्रेम सिंह चौधरी है, या जो भी बताता वो, या जो भी नाम उसका होता, तो कोई बात नहीं थी उसमें। लेकिन उसने अपने आप को एक जाति विशेष के साथ आइडेंटिफाई किया। ये राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं। जब हम अपने आप को समाज के साथ जुड़े तो वो राजनीतिक विकास है। एक और कहानी सुनाई जाती है। एक कहते हैं कि एक इंडियन, एक भारतीय जो है अमेरिका में रहता था, तो उसका एक अमेरिकन मित्र भारत आता है, घूमने आया, घूम फिर के चला गया वो। तो उस इंडियन ने जब वो अमेरिका पहुंचता है तो उससे पूछा, अमेरिकन से, भाई कैसा लगा तुम्हें भारत? तो उसने कहा बहुत बढ़िया था, भारत बहुत बढ़िया था। और भारतीय लोग कैसे लगे तुम्हें? दूसरा सवाल ये पूछा उसने। तो बोले भारतीय लोग तो मुझे मिले ही नहीं वहाँ। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम भारत गए, तुम्हें भारतीय लोग नहीं मिले? कौन मिले फिर वहाँ? बोले मुझे तो वहाँ पंजाबी मिले, गुजराती मिले, कश्मीरी मिले, मारवाड़ी मिले, कन्नड़ मिले, तमिल लोग मिले, तेलुगु लोग मिले, ये सब तो लोग मिले थे मुझे वहाँ, लेकिन भारतीय कोई भी नहीं मिला। मतलब ये है कि हम अपने आप को संकीर्ण दायरे में पहचानते हैं, भारतीय नागरिक के रूप में हम पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप को। तो राजनीतिक विकास का पहला लक्षण उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का परिवर्तन हो कि लोग अपनी पहचान अपने समुदाय से करें, अपने समाज से करें, अपने राष्ट्र से करें, तो ये राजनीतिक विकास का लक्षण है। दूसरी बात बाइंडर क्या कहते हैं, औचित्यपूर्णता के स्रोत के में बदलाव होना चाहिए। पहले तो पहचान के दायरे में बदलाव हुआ, दूसरा औचित्यपूर्णता के स्रोत में बदलाव। वो क्या? पारलौकिक से इहलौकिक। औचित्यपूर्णता का आधार, सरकार की औचित्यपूर्णता का आधार पारलौकिक से इहलौकिक होना चाहिए। इहलौकिक में इस संसार से, बौद्धिक जिसको हम कह सकते हैं। जैसे एक जमाने में प्रचलित था कि राजा ईश्वर का अवतार होता है, तो राजा की को शक्ति इसलिए मिलती है क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया, ऐसी मान्यता थी। ये राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण नहीं है। राजनीतिक विकास का मतलब ये है कि राजा इसलिए राजा है क्योंकि जनता उसको राजा के रूप में चाहती है। अगर हम इस तरह से देखने लगे, औचित्यपूर्णता को जो है हम एक सांसारिक संदर्भ से जोड़ें, तो ये राजनीतिक विकास है। तीसरी बात, राजनीतिक सहभागिता में परिवर्तन आना चाहिए। कैसा हो? अभिजन के बजाय बहुजन की सहभागिता। अभिजन माने समाज का उच्च तबका ही राजनीति में भाग लेता हो। अगर एक तो ये स्थिति हो सकती है, और दूसरा कि एक आम आदमी राजनीति में भाग ले रहा हो। तो राजनीतिक विकास कौन सा है? आम आदमी वाला, जहाँ समाज के अधिकांश लोग राजनीति में भाग लेते हैं, वो राजनीतिक विकास का लक्षण है। जैसे आज़ादी से पहले की बात करें हम, तो आज़ादी से पहले हमारे यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत कुछ हद तक हो चुकी थी। राज्यों में या प्रांत जो उनको कहा जाता था, उनमें जो है लोग वोट डालने का अधिकार भी मिला हुआ था लोगों को, लेकिन हर व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था। किसको था? जो टैक्स देता था या जो पढ़ा लिखा था उसको वोट देने का अधिकार था। अमेरिका में 1920 तक महिलाओं को मताधिकार नहीं था। ये स्विट्जरलैंड में तो 1970 तक नहीं था महिलाओं को मताधिकार। तो ये यानी हर व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं ले रहा था। इसका मतलब ये कैसी स्थिति थी? एक वर्ग विशेष ही राजनीति का संचालन कर रहा था।
ये राजनीतिक विकास नहीं था। जब आम आदमी राजनीति में भाग लेने लगे, और भाग केवल वोट देने तक नहीं सीमित हो, बल्कि वोट देने के बाद भी सरकार की निगरानी में भी शामिल हुआ आम आदमी, तो उसको राजनीतिक विकास के रूप में देखा जा सकता है। चौथा लक्षण बाइंडर ने बताया, वितरण के आधार में परिवर्तन। वितरण मतलब सरकार जो सुविधाएं वितरित करती है, जो लाभ वितरित करती है, जो नौकरियां वगैरह वितरित करती है, उनमें का आधार क्या हो? वो उसका आधार होना चाहिए योग्यता। योग्यता के आधार पर सब चीज मिलनी चाहिए, और कोई आधार नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई आधार नहीं होना चाहिए वितरण का। वितरण का आधार होना चाहिए योग्यता। सामाजिक आधार पर कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, सामाजिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि योग्यता उसका आधार होना चाहिए। और अंतिम पांचवी बात, प्रशासनिक तथा विधिक नियंत्रण की मात्रा में परिवर्तन क्या होना चाहिए? समाज तथा क्षेत्र में बढ़ती हुई पहुंच के रूप में। पहुंच, ये हुई शब्द है, पहुंच से पहले जो शब्द है वो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की समाज के हर कोने तक, क्षेत्र के हर कोने तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जो है समाज के जो है कुछ क्षेत्रों तक उसकी पहुंच ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है 5 लक्षण उन्होंने बताए हैं। 5 आधारों पर हम राजनीतिक विकास को समझ सकते हैं लियोनार्ड बाइंडर के अनुसार। एक आमंड का मत और हम देख लेते हैं, वो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी ए आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास को परिभाषित किया है, और इनका मत हमें जरूर याद रखना चाहिए। बाइंडर का मत हम याद रखें ना रखें आपकी मर्जी है, लेकिन पावेल का मत जरूर याद रखना चाहिए। वो कहते हैं राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध माने बढ़ता हुआ, बढ़ा हुआ, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का अभिवृद्ध लौकिकीकरण है। अभिवृद्ध माने बढ़ा हुआ, और लौकिकीकरण मतलब सेक्युलराइजेशन अंग्रेजी का शब्द है, यानी ये कह सकते हैं इसको आप हिंदी में कहें तो पंथ निरपेक्षता के रूप में समझ सकते हैं। इस संस्कृति में पंथ निरपेक्षता आए हमारे, और संरचनाओं में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण आए, तो वो राजनीतिक विकास है, ऐसा आमंड ने लिखा है। और इन्होंने भी कुछ लक्षण बताए हैं 3, वही जैसे पाई ने बताए थे। पहला है भूमिका विभिन्नीकरण। देखिए आमंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आमंड ने तीसरा लक्षण बताया, सॉरी पाई ने तीसरा लक्षण बताया था विभिन्नीकरण और विशेषीकरण का। संरचनाओं के स्तर पर विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। आमंड भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं, वो पहले नंबर पर इसको ले आते हैं। वो कहते हैं भूमिका विभिन्नीकरण, यानी केवल संरचनाओं का विभिन्नीकरण नहीं, बल्कि उन संरचनाओं में जो भूमिका निभा रहे हैं लोग, उनका भी विभिन्नीकरण होना चाहिए, वो भी अलग अलग होने चाहिए। रोल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। संरचनाएं अलग अलग हो जाएं, लेकिन काम करने वाले लोग एक ही रहें सब जगह, तो ये राजनीतिक विकास नहीं है। आमंड कहते हैं वास्तविक राजनीतिक विकास में संरचनाओं के विभिन्नीकरण के साथ साथ जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए। रोल डिफरेंशिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनस्पत स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के। और रोल डिफरेंशिएशन जहां हो गया वहां स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा। दूसरी बात, उपव्यवस्था स्वायत्तता, सब सिस्टम ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था के अंदर जो उपव्यवस्थाएं हैं वो स्वायत्त होनी चाहिए, और अगर वो स्वायत्त होंगी तो व्यवस्था में क्षमता आ जाएगी अपने आप। हर व्यवस्था के अंदर जो विभिन्न उपव्यवस्थाएं होती हैं उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और ये दूसरा जो लक्षण है ये पाई के समान ही है, जो जिसको वो क्षमता कहते हैं। तीसरा लक्षण है सांस्कृतिक लौकिकीकरण, यानी राजनीतिक संस्कृति में लौकिकीकरण होना चाहिए, सेकुलराइजेशन होना चाहिए, यानी लोगों
का जो आपस का जो विचार हैं लोगों के, जो उद्देश्य हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके विश्वास हैं, धारणाएं हैं, वो धर्म से प्रभावित नहीं होने चाहिए, यूं कहें हम इसको। तो ये लगभग वैसी बात है जो पाई ने कही है, वही बातें इन्होंने भी कही हैं। इसके बाद राजनीतिक विकास को समझने के लिए कुछ और चीजें समझ लें हम। राजनीतिक विकास के संकट, क्राइसिस, क्या क्राइसिस होते हैं राजनीतिक विकास के मार्ग में, क्या क्या बाधाएं आती हैं, उनको समझने की कोशिश हम करते हैं। जब कोई राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का, संकटों का सामना करना पड़ता है। और जो राजनीतिक व्यवस्था इन संकटों का सफलतापूर्वक सामना कर पाता है, वह राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ जाता है। मतलब ये राजनीतिक विकास हो जाता है उसका, ही मान लीजिए आप। ल्यूशियन डब्ल्यू पाई जो राजनीतिक विकास के प्रमुख प्रतिपादकों में से हैं, उन्होंने इस प्रकार के 6 संकटों की चर्चा की है। पहला, पहचान का संकट। पहचान का संकट का मतलब यह है कि लोग अगर अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र के साथ जोड़ने लगें तो वो राजनीतिक विकास है की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। आप जैसे मैंने भी उदाहरण दिया था आपको पहले, वही बात है यहाँ पर कि आप क्या अपने आप को जाति के सदस्य के रूप में देखते हैं, या एक गांव, एक क्षेत्र विशेष के सदस्य के रूप में देखते हैं, या एक धर्म विशेष के सदस्य के रूप में देखते हैं, या एक भारतीय के रूप में देखते हैं। इस पर डिपेंड करेगा कि आपका राजनीतिक विकास का स्तर क्या है। दूसरी बात, औचित्यपूर्णता का संकट। वही औचित्यपूर्णता का आधार क्या है आपका, धार्मिक है या परंपराओं को आप आधार मानते हैं, या बौद्धिक है औचित्यपूर्णता का आधार, इस पर डिपेंड करता है आपका राजनीतिक विकास का स्तर क्या है। पहुंच का संकट, पेनिट्रेशन, यानी जो व्यवस्था है सर, जिसको हम सरकार कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, उसका समाज के अंदर कितनी पहुंच है, कितनी दखल है उसका, किस सीमा तक वो कंट्रोल कर पाती है समाज को या नहीं कर पाती। ये भी राजनीतिक विकास के मार्ग में एक बाधा आती है। कई बार जैसे हम देखते हैं सरकारें या व्यवस्था जो है बहुत ही इसको कहें कि हम आधुनिक दिशा, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने लगती हैं, ऐसे कानून बनाने लगती हैं जो बहुत समय से बहुत आगे हों, तो व्यवस्था पर्यावरण में या समाज में उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, व्यवस्था के सामने संकट आ जाता है। तो पहुंच कितनी है व्यवस्था की समाज में, इस पर भी डिपेंड करता है। चौथी बात, सहभागिता का संकट। सहभागिता किस तरह की, क्या सहभागिता नियंत्रित है या अनियंत्रित है, किस प्रकार की सहभागिता है, हर व्यक्ति सहभागी है राजनीति में या बहुत थोड़े लोग सहभागी हैं, ये देख सकते हैं आप। एकीकरण का संकट, इंटीग्रेशन क्राइसिस, यानी क्या व्यवस्था में एकीकरण है या नहीं है, क्या बिखराव है व्यवस्था में, कहीं अलगाववादी प्रवृत्तियां तो काम नहीं कर रही हैं, बिखराव की ओर तो नहीं है व्यवस्था। और अंतिम बात, वितरण का स्तर, वितरण का संकट, कि वितरण व्यवस्था जो अपने लाभों का जो वितरण करती है वो योग्यता के आधार पर है या कोई और आधार है उसका। ये कुछ संकट व्यवस्था के सामने होते हैं, लुशियन पाई कहते हैं। इसी प्रकार को, इसी बात को आमंड ने जो है राजनीतिक विकास के चरण के रूप में प्रतिपादित किया है। और आमंड कहते हैं 4 चरण होते हैं राज्य निर्माण का चरण या स्तर, सबसे पहले राज्य निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण, तीसरा सहभागिता और चौथा वितरण। ये 4 चरण होते हैं राजनीतिक विकास के। राज्य निर्माण का स्तर का मतलब ये है कि सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि वो उसकी पहुंच समाज में या राज्य के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में हर जगह पर हो, यानी राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाए, सरकार की शक्ति का द्योतक है। ऐसा नहीं हो कुछ क्षेत्रों में सरकार के आदेशों को माना ही न जाता हो या वहां पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं हो, वहां पर एक
समानांतर सरकार चल रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का, यानी जब ये पहला चरण पूरा हो जाए तो दूसरा आता है राष्ट्र निर्माण। एक बार आपने बलपूर्वक राज्य निर्माण का स्तर पूरा कर लिया, पूरे राज्य में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो फिर धीरे धीरे लोगों को उस व्यवस्था से जोड़िए, क्योंकि शक्ति के बल पर आप बहुत समय तक शासन नहीं कर सकते। तो आप लोगों को भाव के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़िए और उन्हें उनकी निष्ठा प्राप्त कीजिए, उनका जिसको कहते हैं कि लोग अपने आप को आपसे जोड़ लें ताकि बल प्रयोग कम करना पड़े। ये राष्ट्र निर्माण का स्तर होता है, जिसमें लोग अपने आप को एक राष्ट्र का सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शुरू में तो शक्ति के आधार पर उनको जोड़ा गया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भावनात्मक आधार पर उससे जोड़ा जाए। तीसरी बात सहभागिता, यानी आम व्यक्ति की सहभागिता हो राजनीति में, ये तीसरा चरण है। यानी धीरे धीरे सहभागिता बढ़ाई जाए। और चौथी बात वितरण, यानी योग्यता के आधार पर वितरण हो, वितरण का कोई और आधार नहीं हो। ये आमन ने बताए हैं। तो आज हम यहाँ तक रखें और इसके बाद एक वीडियो और बनाए हम, जिसमें हम इसके या पूरा कर लिया जाए, बेहतर है। चलिए पूरा ही कर लेते हैं इसको। इसके बाद है आपका राजनीतिक विकास के संकेतक, इंडिकेटर्स। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए राजनीतिक विकास को कैसे मापें हम, कि कोई राज्य कितना विकसित है, कोई या राजनीतिक विकास कितने किस स्तर पर है किसी राज्य में। तो इसके मापन के लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो जे.सी. जोहरी ने अपनी किताब में जो है ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर्स की बात की है, संकेतक, जिससे हम राजनीतिक विकास को पहचान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखें और इनको ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए सिर्फ आप समझ लें कि ये चीज़ें अगर हम देखेंगे पॉजिटिव में, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो हम राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मान सकते हैं हम। और उसके आधार पर मापन कर सकते हैं, एक व्यवस्था का तुलना कर सकते हैं दूसरी व्यवस्था के साथ। इसके बाद ये कुछ नकारात्मक हैं, नकारात्मक संकेतक हैं। ये विकास के मार्ग की बाधाएं कह सकते हैं आप इनको, यानी ये चीज़ें अगर नज़र आती हैं तो आप विकास में पिछड़ रहे हैं कह सकते हैं आप। और ये हैं कुछ और नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर महत्व क्या है राजनीतिक विकास की अवधारणा का, और इसी के साथ इसको हम टॉपिक को ख़त्म भी कर लेंगे। देखिए, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण तथा उनके बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक है। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम किसी राजनीतिक व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, उसकी दूसरी व्यवस्था के साथ तुलना कर सकते हैं, उसमें होने वाली घटनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करने में भी सहायक है। हम वर्गीकरण कर सकते हैं, कोई व्यवस्था किस विकास के किस स्तर पर, इस आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरी बात, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में सामान्यीकरण कर सकते हैं, जनरलाइजेशन हम निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये लाभ हैं इसके। अर्थात इस दृष्टिकोण के कारण जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको हम और अधिक अच्छे ढंग से समझने पाने में सक्षम हुए हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन को समझने में सक्षम हुए हैं, और उनके विकास की दिशा में वो किस स्तर पर हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। ये तो हुई साहब महत्व की बात। एक कमजोरियाँ क्या है, क्योंकि कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह से कहें कि निर्दोष नहीं होता, इस दृष्टिकोण की भी अपनी समस्याएं हैं, सीमाएं हैं। और सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये राजनीतिक विकास को अन्य बातों पर आधारित कर देता है। यानी राजनीतिक को समझने के लिए हमें अन्य बहुत कुछ चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम ये होता है कि हम राजनीति को भी नहीं समझ पाते, अन्य चीज़ों के समझने के चक्कर में राजनीति से भी दूर होते चले जाते हैं। और ये
कमी केवल इसी दृष्टिकोण की नहीं है। हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को जब पढ़ेंगे तब उसमें भी हमें यही नजर आएगा कि हम राजनीति से दूर होते चले जाते हैं इन चीज़ों के कारण। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण भी जो है एक तो बहुत स्पष्ट नहीं है। अलग अलग मॉडल हैं, एक पश्चिमी मॉडल है, एक सोवियत संघ का अपना अलग मॉडल था मार्क्स, एक चाइना का अपना अलग मॉडल है विकास का। तो कौन सा मॉडल सही है, कोई व्यवस्था किस मॉडल को अपनाए, ये अपने आप में एक कठिन निर्णय होता है करने के लिए। और हम जिस को राजनीतिक विकास की बात करते हैं ज़्यादातर उदारवादी लोकतंत्रों वाले, वो पश्चिमी व्यवस्थाओं के विकास को एक मानक के रूप में देख करके बनाया गया मॉडल है। तो वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह लागू होता हो। हर समाज की अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अलग संस्कृति होती है। तो उस समाज और का विकास जो है उसकी परिस्थितियों के अनुरूप ही होना चाहिए। हम किसी एक मॉडल को सर्वमान्य मॉडल के रूप में स्वीकार कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन है। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ महत्व हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक्स समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।